चार्ल्स डार्ने इंग्लैंड में एक युवा फ्रांसीसी व्यक्ति रहता था। चार्ल्स डार्ने वो शिक्षित, विनम्र और दयालु था, लेकिन उसके परिवार का नाम फ्रांस में नफरत का प्रतीक था। वो उसी एवरेमोंट परिवार से था जिसने गरीबों पर अत्याचार किए थे। चार्ल्स अपने परिवार की क्रूरता से नफरत करता था, इसलिए उसने फ्रांस छोड़ दिया और इंग्लैंड में नया जीवन शुरू किया। लेकिन अतीत कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उसे अदालत में पेश किया गया। पूरा माहौल तनाव से भरा था। यदि वह दोषी साबित होता तो उसे मौत की सजा मिलती। उसी अदालत में एक और व्यक्ति मौजूद था, सिडनी कार्टन। अध्याय 7। सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन बेहद बुद्धिमान वकील था, लेकिन शराब और निराशा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो खुद को असफल मानता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसकी एक खास बात थी। उसका चेहरा चार्ल्स डार्ने से बहुत मिलता था। अदालत में इसी समानता ने चार्ल्स की जान बचाई। लोग भ्रमित हो गए कि असली आरोपी कौन है, और चार्ल्स बरी हो गया। इसके बाद चार्ल्स और लूसी करीब आने लगे। उनके बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन सिडनी कार्टन चुपचाप दूर खड़ा ये सब देखता रहा। वो भी लूसी से प्रेम करने लगा था, लेकिन उसे पता था कि वो उसके योग्य नहीं है। अध्याय 8। प्रेम और त्याग। एक शाम सिडनी कार्टन लूसी से मिलने गया। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही। मिस लूसी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आपकी दयालुता ने मुझे इंसान होने का एहसास कराया है। लूसी की आंखों में करुणा थी। कार्टन ने आगे कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि आप जानें, यदि कभी आपके लिए या आपके प्रियजनों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। ये केवल शब्द नहीं थे, ये आने वाले समय की भविष्यवाणी थी। अध्याय 9। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। समय बीतता गया और फ्रांस का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर होने लगा। एक दिन पेरिस की गलियों में अचानक हजारों लोग जमा हो गए। उनके हाथों में तलवारें, डंडे और पुराने हथियार थे। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था, लेकिन अधिकतर के चेहरों पर केवल क्रोध था। लोग चिल्ला रहे थे, रोटी दो, आजादी, अत्याचार खत्म करो। भीड़ धीरे धीरे बास्तिल जेल की ओर बढ़ने लगी। बास्तिल केवल एक जेल नहीं थी, वो राजशाही के अत्याचार का प्रतीक थी। वहां जाने वाले अधिकतर लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। अर्नेस्ट डिफार्ज सबसे आगे चल रहा था। उसकी आंखों में वर्षों का गुस्सा जल रहा था। मैडम डिफार्ज भीड़ के बीच शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर बदले की आग धधक रही थी। जब भीड़ ने जेल के विशाल दरवाजों को तोड़ा तो ऐसा लगा मानो वर्षों का डर टूट गया हो। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग गिर रहे थे, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हट रही थी। आखिरकार बास्तिल गिर गई। उस दिन केवल एक जेल नहीं टूटी, फ्रांस का पुराना डर टूट गया। लेकिन इसके साथ ही हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। अब जनता केवल न्याय नहीं चाहती थी, वो खून चाहती थी। पेरिस अब ज्वालामुखी बन चुका था। जनता भूखी थी। क्रोध हर गली में फैल चुका था। और फिर वो दिन आया। लोगों ने बास्तिल जेल पर हमला कर दिया। भीड़ चिल्ला रही थी, आजादी। हजारों लोग हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। खून बहने लगा। महलों में आग लगा दी गई। कुलीन परिवार भागने लगे। मैडम डिफार्ज की आंखों में वर्षों का बदला जल रहा था। क्रांति शुरू हो चुकी थी। अध्याय 10। विवाह और शांति का सपना। इंग्लैंड में चार्ल्स डार्ने और लूसी का विवाह हो गया। डॉक्टर मैनेट भी धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। लूसी और चार्ल्स की एक प्यारी बेटी हुई। उनका घर प्रेम और खुशी से भर गया। लेकिन फ्रांस में हालात बदतर होते जा रहे थे। क्रांति अब दया खो चुकी थी। जो कभी न्याय की लड़ाई थी, वो धीरे धीरे खून की प्यास बनती जा रही थी। अध्याय 11। वापसी का खतरा। एक दिन चार्ल्स को खबर मिली
कि फ्रांस में उसका एक पुराना सेवक कैद कर लिया गया है। उस सेवक ने मदद की गुहार लगाई। चार्ल्स दुविधा में पड़ गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो फ्रांस जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पेरिस पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो उसी क्रांति का शिकार बन चुका था जिससे वो दूर भागा था। अध्याय 12 मौत की अदालत। क्रांतिकारी अदालत में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। लोगों को बिना सबूत मौत की सजा दी जा रही थी। गिलोटीन हर दिन दर्जनों सिर काट रही थी। चार्ल्स पर आरोप लगाया गया कि वो एक कुलीन परिवार का सदस्य है। भीड़ चीख रही थी, मौत, मौत। डॉक्टर मैनेट ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा का उपयोग करके उसे बचाने की कोशिश की। कुछ समय के लिए चार्ल्स को राहत मिल गई, लेकिन मैडम डिफार्ज अभी शांत नहीं हुई थी। अध्याय 13 अतीत का रहस्य। डॉक्टर मैनेट ने वर्षों पहले जेल में एक पत्र लिखा था। उस पत्र में एवरेमोंड परिवार के अपराधों का वर्णन था। उन्होंने बताया था कि कैसे उस परिवार ने गरीब किसानों का जीवन बर्बाद किया था, और यही पत्र अब चार्ल्स के खिलाफ सबूत बन गया। हालांकि चार्ल्स निर्दोष था, लेकिन उसके परिवार का नाम ही उसकी सजा बन गया। अदालत ने फैसला सुनाया, मृत्युदंड। लूसी टूट गई। सिडनी कार्टन सब कुछ देख रहा था, और तभी उसने वो निर्णय लिया जो उसे अमर बना देगा। अध्याय 14 महान बलिदान। सिडनी कार्टन ने अपनी योजना बनाई। क्योंकि उसका चेहरा चार्ल्स से मिलता था, उसने जेल में उससे स्थान बदलने का निश्चय किया। उसने चार्ल्स को बेहोश किया और अपने कपड़े उसे पहना दिए। फिर उसके दोस्तों ने चार्ल्स को जेल से बाहर निकाल लिया। अब सिडनी कार्टन खुद चार्ल्स की जगह कैदी बन चुका था। अगले दिन उसे गिलोटीन की ओर ले जाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, ढोल बज रहे थे, लेकिन कार्टन के चेहरे पर शांति थी। उसके पास खड़ी एक डरी हुई युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया। कार्टन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, सब ठीक होगा। उस क्षण उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं थी। उसने अपने प्रेम के लिए, एक परिवार की खुशी के लिए अपनी जान दे दी, और गिलोटीन का ब्लेड नीचे गिरा। समय के पार गूंजती कहानी। चार्ल्स डार्ने, लूसी और उनका परिवार सुरक्षित इंग्लैंड लौट आए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक खालीपन रहा। वे जानते थे कि उनकी खुशी किसी और के बलिदान पर बनी है। डॉक्टर मैनेट अक्सर खिड़की के पास बैठकर दूर देखते रहते। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें याद आता कि कैसे एक समय वे खुद अंधेरे में खो गए थे। लूसी अपनी बेटी को सिडनी कार्टन की कहानी सुनाती। वो बताती कि कैसे एक व्यक्ति जिसने खुद को असफल समझा, अंत में सबसे महान इंसान बन गया। समय बीतता गया। फ्रांस में क्रांति ने राजशाही को गिरा दिया, लेकिन साथ ही हजारों निर्दोष लोगों का खून भी बहा। लोगों ने समझा कि नफरत से जन्मी हिंसा अंत में सबको घायल करती है। लेकिन सिडनी कार्टन की कहानी अलग थी। उसका बलिदान बदले का नहीं, प्रेम का प्रतीक था। वो ये साबित करता है कि इंसान चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, उसके भीतर अच्छाई की लौ हमेशा जल सकती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम, करुणा और त्याग किसी भी क्रांति से अधिक शक्तिशाली होते हैं। भावनात्मक विस्तार। ये भाग लंबे वीडियो नैरेशन, ऑडियो बुक या यूट्यूब स्टोरी टेलिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात, लंदन की धुंधली सड़कें, दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज, और एक ऐसा संदेश जो वर्षों से मृत समझे गए व्यक्ति को फिर से जीवन में लौटा देता है। कल्पना कीजिए, एक पिता जो 18 साल अंधेरे में कैद रहा, एक बेटी जिसने अपने पिता को कभी देखा तक नहीं, और उनका वो मिलन जिसमें शब्द कम थे लेकिन भावनाएं अनंत थी। फिर सोचिए उस क्रांति के बारे में जहां भूख ने इंसानों को विद्रोही बना दिया, जहां अन्याय ने जनता को राक्षस बना दिया, जहां हर दिन गिलोटीन मौत का नया उत्सव बन चुकी थी, और अंत में एक ऐसा इंसान जो खुद को बेकार समझता था,
वही सबसे बड़ा नायक बन गया। सिडनी कार्टन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी इंसान का सबसे महान क्षण उसके जीवन के अंत में आता है। उसका अंतिम बलिदान केवल चार्ल्स को बचाना नहीं था, वो अपने भीतर के अंधेरे को हराना था। और इसी कारण आज भी दुनिया उसे याद करती है। लंदन की रातें और डर का साम्राज्य। लंदन उस समय बाहर से भले ही व्यवस्थित दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर भय गहराई तक फैला हुआ था। रात होते ही गलियां सुनसान हो जाती। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। दूर कहीं शराबखानों से हंसी और झगड़ों की आवाजें आती, लेकिन उन आवाजों में भी असुरक्षा छिपी होती। डाकू अक्सर सड़कों पर यात्रियों को लूट लेते थे। कोई भी व्यक्ति दूसरे पर भरोसा नहीं करता था। हर चेहरे के पीछे एक शक छिपा था। मिस्टर लॉरी जैसे लोग अपने काम में इतने डूबे रहते कि भावनाओं को महत्व नहीं देते थे। उनके लिए जिंदगी केवल जिम्मेदारियों का नाम थी। लेकिन जब उन्होंने लूसी मैनेट को देखा, तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इंसानी रिश्ते केवल कर्तव्य नहीं होते, उनमें भावनाएं भी होती हैं। लूसी अपने पिता को वापस पाने की उम्मीद में जी रही थी। वो हर रात खिड़की के पास बैठकर सोचती कि उसके पिता आखिर कैसे होंगे। क्या वे उसे पहचान पाएंगे? क्या वे उससे प्रेम करेंगे? इन सवालों ने उसकी कई रातों की नींद छीन ली थी। डॉक्टर मैनेट का टूटा हुआ मन। बास्तिल जेल केवल पत्थरों की इमारत नहीं थी, वो इंसानों की आत्मा तोड़ने की जगह थी। डॉक्टर मैनेट जब वहां कैद किए गए थे, तब वे एक सम्मानित चिकित्सक थे। लोग उनका आदर करते थे, लेकिन जेल ने उनसे सब कुछ छीन लिया। वर्षों तक अकेले रहने के कारण उनका मन टूट गया। उन्होंने समय का हिसाब खो दिया। उन्हें दिन और रात में फर्क महसूस नहीं होता था। जूते बनाना उनका सहारा बन गया। वो एक आदत थी जिसने उन्हें पागलपन से बचाए रखा। जब लूसी पहली बार उनके सामने खड़ी हुई, तब डॉक्टर की आंखों में पहचान नहीं थी, लेकिन एक बेटी का प्रेम धीरे धीरे उनके भीतर दबे इंसान को वापस ला रहा था। लूसी घंटों उनके पास बैठती, उनसे बातें करती, पुराने गीत गाती। कभी कभी डॉक्टर अचानक डर जाते और सोचते कि वे अभी भी जेल में हैं। तब लूसी उनका हाथ पकड़कर कहती, अब आप सुरक्षित हैं। धीरे धीरे डॉक्टर के चेहरे पर जीवन लौटने लगा, लेकिन अतीत के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरे। सिडनी कार्टन का अकेलापन। सिडनी कार्टन बाहर से मजाकिया और लापरवाह दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर गहरा अंधेरा था। वो अक्सर देर रात शराब के नशे में अकेला बैठा रहता। उसे लगता था कि उसने अपनी प्रतिभा बर्बाद कर दी। वो दूसरों की सफलता देखता और खुद से नफरत करने लगता। जब उसने लूसी को देखा, तो पहली बार उसे लगा कि दुनिया में अब भी पवित्रता मौजूद है। लूसी की मुस्कान उसे भीतर तक छू जाती थी, लेकिन वह जानता था कि वो उसके योग्य नहीं है। इसलिए उसने अपने प्रेम को अपने दिल में ही छिपा लिया। एक रात उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, काश मैं भी एक बेहतर इंसान बन पाता। उसकी आंखों में दर्द था। उसे ये नहीं पता था कि भविष्य में वही व्यक्ति सबसे महान कार्य करेगा। मैडम डिफार्ज का प्रतिशोध। मैडम डिफार्ज केवल क्रांति की समर्थक नहीं थी, वो प्रतिशोध की जीवित मूर्ति थी। बचपन में उसने अपने परिवार को कुलीनों की क्रूरता में खो दिया था। उसकी बहन के साथ अत्याचार हुआ था। उसका भाई मार दिया गया था। उसके माता पिता दुख में मर गए थे। इन सब के पीछे एवरेमोंट परिवार था। तभी से उसके दिल में केवल एक भावना बची थी, बदला। जब वो ऊन बुनती थी, तो हर टाका एक मौत का संकेत होता था। जिन लोगों का नाम उसकी बुनाई में दर्ज हो जाता, उनका अंत लगभग तय माना जाता। क्रांति ने उसे शक्ति दी। अब वो केवल एक दुखी महिला नहीं थी, वो हजारों क्रोधित लोगों की आवाज बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका बदला इंसानियत से बड़ा हो गया। वो निर्दोष और दोषी में फर्क करना भूल चुकी थी। क्रांति का आतंक। फ्रांस में क्रांति शुरू तो न्याय के लिए हुई थी, लेकिन जल्द ही वो भय का साम्राज्य बन गई।
हर दिन गिलोटीन के नीचे नए सिर गिरते, भीड़ ताली बजाती, बच्चे तक मौत का तमाशा देखने आते। कभी जिन लोगों ने अत्याचार सहा था, अब वही लोग दूसरों पर अत्याचार कर रहे थे। गलियों में हर तरफ शक का माहौल था। यदि किसी पर जरा भी संदेह होता कि वो राजशाही का समर्थक है, तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता। कई निर्दोष लोग केवल अपने नाम या परिवार के कारण मार दिए गए। डॉक्टर मैनेट ये सब देखकर टूट जाते। उन्होंने सोचा था कि क्रांति न्याय लाएगी, लेकिन अब उन्हें केवल हिंसा दिखाई दे रही थी। लूसी हर दिन डर में जीती थी। उसे लगता था कि किसी भी क्षण चार्ल्स को उससे छीन लिया जाएगा। जेल की अंतिम रात, चार्ल्स डार्ने अपनी कोठरी में अकेला बैठा था। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज आ रही थी। उसे पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने लूसी और अपनी बेटी को याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात सिडनी कार्टन उससे मिलने पहुंचा। कार्टन ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। चार्ल्स कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कार्टन की आंखों में अजीब दृढ़ता थी। उसने जल्दी से योजना समझाई। फिर उसने चार्ल्स को बेहोश कर दिया ताकि वो विरोध न कर सके। जब सैनिक आए तो उन्हें लगा कि कोठरी में वही कैदी बैठा है जिसे सुबह फांसी दी जानी थी। कार्टन शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसे लगता था कि पहली बार उसकी जिंदगी का कोई अर्थ है। अंतिम यात्रा। सुबह का समय था। आसमान धुंधला और ठंडा था। कैदियों को गाड़ियों में बैठाकर गिलोटीन की ओर ले जाया जा रहा था। लोग सड़कों के किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ केवल उत्सुक थे। लेकिन कार्टन शांत था। उसने अपनी जिंदगी को याद किया। उसे अपने सारे पछतावे याद आए, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था। उसे केवल यह सुकून था कि लूसी और उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। उसके बगल में बैठी युवती ने धीरे से कहा, आप डर नहीं रहे? कार्टन मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही काम कर रहा हूं। उसकी ये मुस्कान उसकी आत्मा की शांति थी। इतिहास का संदेश। समय बीत गया। क्रांति की आग धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन उसके घाव लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहे। फ्रांस बदल चुका था। राजशाही कमजोर हो गई थी। जनता ने अपनी शक्ति पहचान ली थी, लेकिन साथ ही हजारों परिवार टूट चुके थे। लूसी अक्सर अपने बच्चों को सिडनी कार्टन के बारे में बताती। वो कहती, वो व्यक्ति जिसने खुद को कभी महत्व नहीं दिया, वही सबसे महान निकला। उसकी बेटी बड़े होकर अपने बेटे का नाम भी सिडनी रखती है, ताकि उस बलिदान की याद हमेशा जीवित रहे। और इसी तरह एक टूटा हुआ इंसान इतिहास में अमर हो जाता है। उसकी कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि इंसानियत का सबसे सुंदर रूप त्याग में दिखाई देता है। चार्ल्स, लूसी और उनका परिवार इंग्लैंड लौट आए। वे सिडनी कार्टन के बलिदान को कभी नहीं भूले। कार्टन मर चुका था, लेकिन उसके त्याग ने उसे अमर बना दिया। उसके अंतिम विचार मानो हवा में गूंज रहे थे। ये वो सबसे अच्छा काम है जो मैंने अपने जीवन में कभी किया है। ये वो सबसे अच्छी शांति है जिसे मैं कभी जान पाया हूं। दो शहरों की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और त्याग किसी भी क्रांति से अधिक शक्तिशाली होते हैं। नफरत दुनिया को जला सकती है, लेकिन इंसानियत उसे फिर से रोशन कर सकती है। सिडनी कार्टन का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं था। वो इस बात का प्रमाण था कि एक टूटा हुआ इंसान भी महान बन सकता है। और इसी के साथ समाप्त होती है ये अमर कथा। दो शहरों की कहानी।